आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल ही नया सीरीज। ठीक है, 12th क्लास का वन शॉट मैथमेटिक्स का। अब बोर्ड का समय है, उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब कोरोना वायरस से भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हो। अब तो कोरोना भी हेल्प नहीं कर रहे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब कुछ मरो या कुछ करो वाला सिचुएशन आ गया है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, और इस सीरीज का नाम है दिलजले सीरीज। और दिलजले इसका नाम मैंने क्यों दिया है ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। और आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स नाम से भी इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, बट हम बोर्ड पैटर्न पे पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले ये सीखेंगे, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो वो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सीरीज को मैंने डिजाइन किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है इस चीज को समझते हैं। पहली बात तो कोई मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये कैपिटल लेटर है, और इसको एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स को। जैसे कि मान लो A11, A12, A13 और ऐसे करते 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 A1n तक लिख दिए। ठीक है, और इसी तरह से हम लिखते चले जाओ A21, A22, A23, ये 2n, और इस तरह से यहां पे लिखते चले जाओ AM1, AM2, AM3 और ऐसे लिखते 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 लास्ट में AMN। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या है, ये जो 1 2 लिखा है इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। जैसे कि इसके अंदर एक एलिमेंट्स अगर ऐसे लिखा हुआ है AIJ, तो इसका क्या मतलब है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं तुम ये समझो कि ये जो लिखा हुआ है, ये ऐसे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रो, और ऐसे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और इसी तरह से ये mth रो है। और तुम वर्टिकली देखोगे तो इसको कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये AIJ कैसे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो I जो है AIJ का क्या मतलब है, एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब है, अभी कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मैंने क्या बोला, ith रो और jth कॉलम। मतलब अगर हम रैंडमली तुमसे ये पूछे कि ये क्या है, तो ये वो एलिमेंट है जो रो 3 में प्रेजेंट होगा और कॉलम 2 में प्रेजेंट होगा। तो रो 3 का मतलब इसके बाद जो लिखा जाएगा, चलो लिख देते A31, A32, A33। तो ऐसा एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि आप थर्ड रो में जाइए तो थर्ड रो में आ जाइए, और कॉलम सेकंड मतलब इस एलिमेंट्स की बातचीत चल रही है। आई होप तुमको क्लियर होगा कि ये क्या है। अब देखो इसमें कितना रो है, इसमें रो कितना है, m रो है, और कॉलम कितना है, देखो कैसे m, पहला रो, दूसरा, तीसरा, और इस तरह से mth रो, और कॉलम कितना है 1 2 3 और n कॉलम है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो पहली बात तो ये याद रखोगे इसमें, पहली बात तो ये याद रखोगे इसमें, और दूसरी बात आपको याद रखना है कि ऑर्डर जो होता है वो होता है m क्रॉस n, और इसको पढ़ते हैं m बाई n। आई होप क्लियर होगा कि एक मैट्रिक्स बोलते किसको है। इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक एग्जांपल आपको क्लियर कर दे कि ये चीज मैंने समझाया है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एलिमेंट्स है IJ, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है I माइनस जे, और इसका ऑर्डर है मान लो 3 क्रॉस 2। तो इस एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, तो 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है कि आपको कितना रो लिखना है, 3 रो, और कॉलम कितना लिखना है, 2 कॉलम लिखना है। 3 रो तो 1 रो, 2 रो और 3 रो, और कॉलम में 2 ही लिखना है। क्लियर, तो अब कैसे लिखेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22, A23, A23, A 31,
और ये 3 2, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो A11 क्या हो जाएगा, तो वहां पे डिफाइंड देखो 1 माइनस 1, ये I है और ये J है, तो I पहले वाला होता है, J दूसरे वाला होता है, तो 0 हो गया। A12 कैसे डिफाइन होगा, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। A21 कैसे डिफाइन होगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। A22 कैसे डिफाइन होगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। A31 कैसे डिफाइन होगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। A32 कैसे डिफाइन होगा, 3 माइनस और 2 इक्वल टू 1। तो अब ये मैट्रिक्स जो तुमसे बोला गया है निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0, और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 1। तो ये जो तुम्हारा है मैट्रिक्स हुआ। आई होप तुमको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम समझ गए होगे। नोट कीजिए इसको। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, फिर आपको समझना है। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें एक रो हो, कॉलम से मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए। 1 2 3 5, ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और कॉलम 4 है। और ले लो जैसे कि मान लो 1 2। अब ऑर्डर पे ही बात करते हैं, तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है 1 into 4, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। इसका कितना हो जाएगा 1 into 2, मतलब ये हमेशा जो i का वैल्यू है ना, इसमें i का वैल्यू हमेशा 1 होगा। दूसरा इसी के अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स पे बात करोगे तो कॉलम मैट्रिक्स में खास बात क्या होगा कि यहाँ पे j इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो ये 1 2 5 ये हो गया। दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। ऑर्डर पे बात कर लेते हैं, 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर पे बात करते हैं 5 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बात होगी, इसमें m इक्वल टू n होगा। m n क्या है, ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया ये बिल्कुल वही वाला स्क्वायर है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 ही होना चाहिए, 3 क्रॉस 3, मतलब m n बराबर होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। दूसरा नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसका हर एलिमेंट्स 0 होगा, मतलब a i j इक्वल टू 0 होना चाहिए, a i j 0 होना चाहिए, एक्सेप्ट वेयर i नॉट इक्वल टू j। और खास बात ये भी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका हर एलिमेंट 0 हो, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ के जिसमें i और j बराबर हो। जैसे a11 0 नहीं होना चाहिए, a22 0 नहीं होना चाहिए, a33 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लो a11 है, हम 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हैं, ठीक है। ये a22 है, सॉरी a22 है, और ये a33 है, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब स्क्वायर अगर आप देखते हो फिगर में, जो स्क्वायर देखते हो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, लेकिन मैट्रिक्स के मामले में हमेशा यहीं से शुरू होगा। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा i j बराबर जिसका होगा उसको बोलेंगे। तो देखो ये 0 नहीं है तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। इसका भी स्पेशल केस होता है, जो 5वां टाइप बनेगा वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अपन किसको बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स वो है, इसका भी डेफिनेशन लगभग वही है।
वेयर अच्छा ऐसे लिख लो, ए आई जे इक्वल टू 0 एंड ए आई इक्वल टू सेम, मतलब कांस्टेंट, ए आई इक्वल टू के लिख देते हैं, ए आई के, और ये 0 होगा तब जब ये बराबर नहीं हो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे जो होगा वो होना चाहिए ए आई मतलब जो सेम है, सेम वाला के लिए होगा कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है तो इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, मतलब इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा। अब इसका भी स्पेशल केस है आइडेंटिटी, और इसको और क्या बोल सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स। तुम ऐसे समझ सकते हो मैट्रिक्स एक मैथमेटिक्स का अलग ही दुनिया है जिसमें नंबर जो होता है वो एक मैट्रिक्स का फॉर्म में होता है। तो जैसे हम लोग रियल नंबर से खेलते हैं तो 1 जिस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 ही होता है। तो जिस तरह से 1 नंबर में काम करता है मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स काम करता है। जैसे किसी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, जिस प्रकार से किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर खुद आ जाता है। अब ये है क्या, ये है वही i j इक्वल टू 0। अब यहाँ पे i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए और a i जो होता है वो 1 होगा। ये भी इसका स्पेशल केस है, इसलिए इसका डायगोनल होना भी जरूरी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी हम 3 क्रॉस 3 का लिए, तुम चाहो तो 4 क्रॉस 4 का भी लिख सकते हो, 5 क्रॉस 5 का भी लिख सकते हो। तो अभी और भी चलो जगह तो कम है, इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद आगे की बात बताते हैं। तो आइए 7th हो, तो 7th नंबर शुरू करते हैं। ये है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिस तरह से नंबर की दुनिया में 0 काम करता है, नल मैट्रिक्स के जैसे काम करता है। मतलब नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। जिस तरह से नंबर में किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो आइए नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए आई जे 0 होता है फॉर ऑल आई जे, ठीक है। जितना भी मतलब इसमें कोई स्क्वायर होना भी इसका जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है नल मैट्रिक्स। अब एक और मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, लेकिन किसके लिए, आई ग्रेटर देन जे के लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए। अच्छा, ये सब एलिमेंट्स जो अभी हम बता रहे हैं वो 0 होना चाहिए, बाकी का क्या हो उससे मतलब नहीं, वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा समझ में है इसलिए हम थोड़ा सा आपका, अच्छा इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी, इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी ये होगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पे तो A11 बराबर है, I कौन है पहले वाला और J कौन है बाद वाला, और I बड़ा कहां पे, क्या यहां पे I बड़ा है, नहीं बराबर है, यहां I छोटा है। तुम देखोगे तो इसको अलग कर दो, ये डायगोनल एलिमेंट्स वाला तो बराबर होते हैं और इसके जो ऊपर होता है ना बाबू, उसमें I जो होता है वो छोटा होता है और इसके नीचे जो होता है ना डायगोनल्स के नीचे, उसमें I बड़ा होता है जैसे। और I किसको बोल रहे हैं,
ये एलिमेंट जो आई जे लिखते हैं ना, तो पहला वाला जो होता है वो आई कहलाता है और दूसरा वाला जो होता है वो जे कहलाता है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो वेयर आई ग्रेटर देन जे, मतलब कि 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हो ना, तो इसमें ये तीनों जीरो होना चाहिए। बाकी का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब अगर एक नल मैट्रिक्स ले लोगे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो वो उस केस में अपर ट्रायंगुलर भी कहला सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा। तो अगर 3 क्रॉस 3 का ही लेंगे तो मान लो 1 2 0, ठीक है, 5 3 7 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ये नीचे वाला जो एलिमेंट्स है वो तो जीरो होना ही चाहिए। इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा तुमको, अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे वाला साफ एकदम जीरो है, नीचे वाला कुछ नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता एक और है जिसका डेफिनेशन तुम खुद गेस कर सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, बस इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, माने डायगोनल पर ये तीनों जो है इस समय जीरो होने वाला है। तो हम आपको एग्जांपल से दिखाई देते हैं। एग्जांपल से कैसे देखोगे, चलो 0, ये जीरो हो भी सकता है, डायगोनल वाला नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 1 ये तो पक्का जीरो होगा, ये भी पक्का जीरो होगा, ठीक है। 2 3 ये भी जीरो होना चाहिए, 5 7 9। तो देखो ऊपर का ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, वो इस तरह से है कि आई उसका छोटा है और जे बड़ा है, तो वो जीरो होगा। तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे एक ट्रायंगल बनता हुआ तुमको दिख रहा होगा। दिस इज नॉट अ गुड ट्रायंगल बट इट कैन बी अ ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आएगा। ये था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स और भी देखेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, या दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, वो तब होंगे पहली बार जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। और दूसरी बात ये, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कुछ समझ में नहीं आया, कोनो बात नहीं है, ठीक है। चलिए, एक एलिमेंट्स है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे है, और मान लो इसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा, और एक मैट्रिक्स है बी, वो है मान लीजिए बी आई जे, और मान लीजिए इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम होगा तो इक्वलिटी होने का पॉसिबिलिटी है। सेम, अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल नहीं वो हो सकता कभी। तो ये पहली शर्त है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इक्वल होने का पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये कि ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई के। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अब समझिए, x y w z ऐसे कुछ है, और यहां लिखा हुआ है 2 1 5 6। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब यहाँ पे a 1 कितना है x, तो x 2 के बराबर होगा, y 1 के बराबर होगा, w 5 के बराबर होगा, और z 6 के बराबर होगा। यही है इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिसेस। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे, नोट कीजिए इसको। आइए करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब जितना थ्योरी पढ़ा चुके हैं उसमें ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब अपने को a11 a12 a21 a22 लिखना पड़ेगा। अब ये किसके बराबर आएगा, इससे पहले तो a11 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ए आई जे जो है, किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह से निकाल सकते हो। तो 1 - 2j i - 2j का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा ही निकाल सकते हो।
तो आइए यहां से पहले a11 निकालते हैं। तो a11 कैसे लिखोगे, i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर है, तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो -1, 1/2। तो आइए इसके जगह में 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए a2 तो i की जगह में 1 और 2 की जगह में 2 और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 और 4 में से 1 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर 9/2। तुम चालाक हो गए हो, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, नहीं तो नैया तो वैसे ही डूबा हुआ है, मरता काम नहीं करता। अब इसको कैसे लिखोगे, i की जगह में 2 लिखिए और इसके जगह में j की जगह में 1 लिखिए, तो दिख ही रहा होगा, साफ हो गया ये, ठीक है। अब कौन लिखिएगा, a22, आइए कैलकुलेट करते हैं, a22 2 और इसके जगह में 2 अपॉन 2, ध्यान से देखो 4 है 2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, ठीक है, 4 अपॉन 2, ठीक है। पहले इसका काम करेंगे, कोई बच्चा स्क्वायर से काट दिया तो -2 आंसर आएगा, जो कि गलत है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले कि दूसरा हम बनाए, आप इसको नोट कीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए तो इसमें देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इसमें उसने बोला है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो आप बताइए x y z और w कितना होगा। तो यहां से z तो मेरे को आराम से दिख रहा है कि z तो भैया 4 होगा और w भी आराम से दिख रहा है कि वो 5 होगा। तो ये आराम से दिख भी सकता है और आराम से नहीं भी दिख सकता है। जैसे कि x y पूछा है लेकिन उसमें वैल्यू x माइनस वाई का दे रखा है -1, तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है जो अपन बचपन में करते थे। 2x माइनस वाई, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब आइए इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, तो घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, तो y ने y को मारा और यहाँ -x हो जाएगा और -1 में से -0 को घटाओगे या 0 को घटाओगे तो -1 ही रहेगा, तो माइनस से माइनस दिया तेल ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब y कैसे निकालोगे, डाल दो, या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या तो 2 में डाल दो। चलो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, कहां से, फ्रॉम 1, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, y को इधर लेके आइए तो प्लस हो जाएगा और 1 को उधर लेके जाइए तो ये हो गया, तो y इक्वल टू 2। तो अब लिखेंगे हेंस x इक्वल टू, हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और क्या था, z इक्वल टू 4 एंड w इक्वल टू 5। ये जो खोपचा में लिखा हुआ है यही आपका उत्तर है, नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को जोड़ना। पहले क्या सभी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो, नहीं, किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हो, उसका कुंडली मिलना चाहिए तभी मिलन संभव है। कुंडली कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन तो ये है कि सेम ऑर्डर होगा तभी तुम वो दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। और एडिशन में क्या करते हैं कि अगर A बराबर मान लो Aij है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड B बराबर मान लो Bij है और इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए, तो अगर तुमको A प्लस B लिखना है तो आप लिखोगे Aij प्लस Bij, यानी कि एड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि एड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। एग्जांपल के तौर पे अगर देखना चाहो तो आइए देखते हैं, 1 5 3 2 प्लस 1 2 3 4 5 6,
क्या इसको जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? ऑर्डर अलग है ना भैया। अब जोड़ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो किसको किससे जोड़ेंगे? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ेंगे। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया बाबू, ये तो तुम लोगों से बनेगा नहीं। 5 2 7 3 3 6 6, समझ रहे हो? इतना टफ क्वेश्चन है ये। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में तो ये है, लेकिन कुछ बातें आपको जानना चाहिए। क्या? पहला, जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि नॉर्मल नंबर भी करता है। कई लोगों को लग रहा है ये क्या है कॉम्यूटेटिव? कुछ नहीं, सिंपल। a प्लस बी जो होता है वो b प्लस a के बराबर होता है। जैसे कि 2 प्लस 3 5 होता है, तो 3 प्लस 2 भी 5 होगा। दूसरा बात यह है कि ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ बचपन में पढ़ाया जाता है सब। एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं? इसमें 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ले लिए? 2 बार ले लिए, चलो। अब किसी बच्चे के मन में आया कि तीनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो पहले ए बी को जोड़ देते, फिर बाद में सी को जोड़ देंगे। और किसी बच्चे का मन नहीं, पहले बी सी को जोड़ेंगे फिर बाद में ए को जोड़ देंगे। तो ये जो लॉ है ये दोनों बराबर आएंगे, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। थर्ड चीज देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि मान लो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, एडिशन पढ़ रहे हो तो ऐड, नंबर की दुनिया में चलो। जैसे कि 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आना चाहिए, लिख देते हैं 5 प्लस, यहां कुछ लिखना है और यहां पे 5 ही आना चाहिए, तो इसका आइडेंटिटी बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो बताओ यहां क्या लिखेंगे? 0। तो 0 जो है ये इसका क्या है? आइडेंटिटीज। 0 5 का आइडेंटिटीज है, तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज क्या होगा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब सिंपल, नल मैट्रिक्स को ना ओ से डिनोट करते हैं, ओ से, 0 जैसा दिखता है जो। तो ए कोई मैट्रिक्स है और इसको अगर ओ से जोड़ोगे तो वो खुद आ जाएगा, जैसे कि नंबर की दुनिया में यहां पे हो रहा है। तो हम बोले भी थे आपको कि नल मैट्रिक्स, नंबर में जो 0 काम करता है वो मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स करता है, तो ये इसका आइडेंटिटीज है। तो नल मैट्रिक्स है ये, यहां पे ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? तो नल मैट्रिक्स इसका आइडेंटिटी है। चौथा, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो कोई मैट्रिक्स ए होगा, उसका इनवर्स कौन होगा? उसका इनवर्स कौन होगा? इनवर्स का मतलब होता है कि कोई नंबर को किसी नंबर से जोड़ो और वो 0 आ जाएगा आंसर। जैसे कि मान लो 5 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर जोड़ना है जो 0 आना चाहिए, तो क्या होगा वो? -5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इनवर्स किसको बोलेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब कोई एक मैट्रिक्स लो और उस मैट्रिक्स में कोई दूसरा मैट्रिक्स को जोड़ो, जिसकी वजह से आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए। तो वो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा बाबू? तो वो मैट्रिक्स होगा -a। वो मैट्रिक्स होगा -a। मतलब अगर मान लो a है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, तो मान लो हम a मान ली इसको 2 5 3 2, तो -a क्या हो जाएगा? बस यहाँ माइनस लगा दो, 2 5 3 2, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब ये -1 अंदर जाके क्या होगा, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज है कैंसिलेशन लॉ, पांचवा, ये कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि मान लो एक साइड में a प्लस बी दे रखा है और एक साइड में a प्लस सी दे रखा है, तो इस a को इस a से कैंसिल करके b इक्वल टू c लिख सकते हो, यही है कैंसिलेशन लॉ। तो एडिशन ये पूरी तरह से खत्म हो गया। एडिशन में बस इतना ही थ्योरी है, इसको आप नोट कीजिए।
अब आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मतलब भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, देसी भाषा में समझो। किसी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। जैसे कि मान लो k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और अपन एक मैट्रिक्स लिखते हैं a। ये a है 1 5 3 2। जल्दी होने की वजह से 2 क्रॉस 2 का ले रहे हैं, नहीं तो इससे ज्यादा का भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्वायर लेना भी जरूरी नहीं, कुछ भी ले सकते हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि k इंटू a क्या होगा। हर एलिमेंट्स के पास जाइए और क्या कर दीजिए, k का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से पूछो कि k से मल्टीप्लाई होकर क्या बनोगे, तो k बनेगा, और ये 5k बनेगा, ये 3k बनेगा, और ये 2k बनेगा। तो अभी हम थोड़ा देर आपको बताया था ना पहले कि -a क्या होगा। तो -a का क्या मतलब है बाबू, कि -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 -3 -2। बोलो क्लियर है। तो इसलिए -a जो था वो इनवर्स मैट्रिक्स था किसी मैट्रिक्स A के लिए, अभी जो थोड़ा देर पहले डिस्कस किए। तो इस तरह से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, नोट कीजिए। अब आइए कुछ और बात जान लेते हैं। जैसे कि मान लो पहली बात, चलो नोट, पहला नोट, अगर मान लो a प्लस बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, और k से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, फिर k से मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करो, k को अलग से a को मल्टीप्लाई कर लो और k का मल्टीप्लिकेशन b के साथ कर लो और फिर जोड़ दो, तो बराबर रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स ना हो, एक ही मैट्रिक्स हो a, ठीक है। अब इसको ना दो नंबर से, ये भी क्या है, नंबर है, और a भी दो नंबर से तुम इसको ऐड किए हो, तो a पहले या तो दोनों को जोड़ दो फिर मल्टीप्लाई कर दो a से, या फिर a को a से मल्टीप्लाई करो और b को a से मल्टीप्लाई करो। माने कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो तुम, ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा नंबर जो चीज है वो ये है कि यही काम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे a इंटू बी है, ठीक है। तो कोई बच्चा का मन आया, पहले हम तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b से करेंगे, और कोई सोचा नहीं पहले हम a से करेंगे, पहले b से करेंगे और फिर a से करेंगे, तो रिजल्ट बराबर ही मिलने वाला है, इसमें कुछ अलग नहीं मिलेगा। और ये तो हम अभी बता ही दिए कि -1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो -a हो जाएगा, इनवर्स उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मतलब ये टॉपिक पढ़ते ही स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एक वेक्टर बोले जा रहा था मैट्रिक्स का, वो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर एडिशन आता तो सब्ट्रैक्शन भी आता है। क्यों, कैसे, देख लो। जैसे कि मान लो a और b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या मतलब है, दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि ऐसा करो कि a और b में ये जोड़ लो, तो एडिशन तो आता ही है ना। या फिर बहुत ही देसी भाषा में समझो तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, subtracts corresponding एलिमेंट्स। जैसे एडिशन में ऐड कर रहे थे ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वैसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन यहां भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ए और बी का सेम ऑर्डर नहीं हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले ही लो, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे कि मान लो 5 3 2 -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 2 2 -1 को, ठीक है। तो ये एक नया मैट्रिक्स आने वाला है। कैसे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, 3, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, -1 में से -1 को, खत्म। यही है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पढ़ाए थे, एसोसिएटिव या फिर तुम्हारा कॉम्यूटेटिव, तो वो सब यहां पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, नोट कीजिए।
आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं और जो एग्जाम में पूछने का प्रोबेबिलिटी है, जिस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक पे करा दे रहे हैं। तुम इतना ही कर लोगे ना क्लास में तो बहुत नंबर ला सकते हो, तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो करो, लेकिन अपने साइड से और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे करते हैं। ये वाला कंडीशंस आपको गिवन है, ठीक है, जहां पे ए और बी आपको ये भी गिवन है और आपको x एक अननोन मैट्रिक्स है जिसको निकालना है। अच्छा एग्जांपल है, तो क्या करेंगे, गिवन क्या है पहले वो देखो। तो अपने पास गिवन ये है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहां पे 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो अब आप वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। तो वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू और a की जगह हम कहते हैं -1 2 और साइड 3 और 4 प्लस, ठीक है। अब b की जगह 3 2 और 1 और 5, ठीक है, समझ आ गया। प्लस x, ये आपका एम है निकालना है, और यहां नल मैट्रिक्स है तो वो 2 क्रॉस 2 का ही हो सकता है, क्योंकि तभी एडिटिव, जैसे कि दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हो। जो नया मैट्रिक्स जोड़ के आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। अगर पहले वाला 2 क्रॉस 2 का है मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए रिजल्ट का, और जिसको तुम लिए हो पहले ऐड करने के लिए। तो ये एलिमेंट्स नथिंग बट ये होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 4 6 8, और ये तो बेचारा ऐसे ही बोला वाला है। अब ऐड करो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। तो माइनस में से -2 में 3 ऐड करोगे तो मुझे लगता है 1 बचेगा। 4 में से -2 ऐड करोगे तो मुझे लगता है 2 बचेगा। 6 1 को जोड़ोगे तो 7 होगा, 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। क्या बात है, 0 0 0 0। आइए अब बनते हैं हीरो। आपको x निकालना है तो उसको इधर करो, इस पट्टी कर दो, -1 2 7 30। इसमें से इसको घटाना है, ये तो सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो x की जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी, तो -1 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से -7 -13। आई होप कुछ गलती वलती ना हुआ हो। तो ये आपका उत्तर है। जो x आपको नहीं पता था वो x आपको पता चल गया। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ अंडरस्टूड सा बात है जो हमको बताना ना पड़े, पहले आप ट्राई कीजिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। एग्जाम आपको देना, मुझे नहीं। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सीधा यहीं से शुरू करते हैं यार। तो मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो कैसे करते, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एग्जांपल है, सब बात यहाँ पे आ जा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब। और यहाँ पे क्या बात है, 14 2y - 6 प्लस 3 4 1 2, ठीक है। आइए ये हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो इसको जोड़ दो। तो 2x + 3 2x + 3 10 + 4 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। और ये जोड़ देना, 2y - 6 + 2, बोलो क्लियर है। तो ये 7 14 15 14। तो अगर ये दोनों बराबर है, चलो इसको जोड़कर 1 में लिखते हैं, -4 हो जाएगा। बहुत टफ बात था, फिर भी हम बता दिए, ठीक है। अब देखो, अब ये और ये बराबर है, तो देखो ये वाला तो भाई दिख रहा है बराबर, ये दिख रहा है बराबर। तो इसका मतलब हियर 2x + 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया।
ठीक है। और यहां से तुम चाहो बाबू तो x को निकाल सकते हो, 3 को उधर करो तो आई गेस 4 हो जाएगा, 2 ने 4 को मारा 2 से, तो x इक्वल टू 2 हो गया। और अगली बार 2y माइनस 4 इक्वल टू 14 होगा। ये समीकरण संख्या 2, इक्वेशन नंबर 2, हिंदी में समीकरण बोलते हैं भाई। 2y इक्वल टू 18 हो जाएगा और यहां से y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहां से x की और y की जो अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट x और y इज x बराबर 2 एंड y बराबर 9, और ये जो खोपचा में लिखा हुआ है यही आपका उत्तर है, नोट कीजिए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ध्यान से, द मंथली इनकम ऑफ लीला एंड शीला आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7 इफ ईच सेव्स इतना अपना इनकम भी नहीं है पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देख रहे हो लड़कियां कितना सेव कर रही है, क्या जमाना आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सोचो अगर लीला और शीला का मंथली इनकम 3:4 का रेशियो में है तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि अगर इसका इनकम 3x होगा तो इसका इनकम 4x होगा। एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं हम, और यहां पे कुछ भी होगा लीला का और यहां पे जो भी होगा वो शीला का, ठीक है। तो अगर इनकम की बात करें तो लीला का इनकम है 3x और इसका इनकम है 4x। बोलो क्लियर है? तो ये इनकम पे बातचीत चला कि नहीं? ये इनकम है, ठीक है बाबू, ये इनकम है। अब इसका अगर तुम एक्सपेंडिचर्स की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो किस रेशियो में 5 हुआ तो 5y ले लेते इसको, 5y और 7y है। बोलो क्लियर है? अब बोले इतना सेव कर रहा है, दोनों का सेविंग सेम है, ठीक है। अगर इसके पास इनकम कम है तो खर्च भी कम है, इसके पास इनकम ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा है, तो इस तरह से सेविंग सेम हो सकता है। तो एक और मैट्रिक्स बनाओ B और उसमें सोचो सेविंग लिखना है अपने को। यहां पे अगर सेविंग लिखेंगे तो लीला का लिखेंगे और यहां पे सेविंग लिखेंगे शीला का, ठीक है। यहां पे भी सेविंग लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पूरा मैट्रिक्स सेविंग का है, ठीक है। तो सेविंग का मैट्रिक्स है तो क्या करोगे, इनकम में से खर्च को घटाते हैं, तो इनकम में से खर्च को घटा दो, 3x माइनस 5y, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 7y, ठीक है। तो ये एक रो मैट्रिक्स बन गया और इसका इनकम कितना है 1500, तो इसके बराबर हो, और इसका भी कितना है 15,000, गलती कर रहे हैं 1500 नहीं 15,000। अब हो गया। अब इक्वल मैट्रिक्स अगर ये तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो आपको करना क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000, ठीक है। और 4x माइनस 7y इक्वल टू ऑल्सो 15,000। समीकरण 2 इक्वेशन 2। याद रहे इनकम पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो मंथली इनकम्स कितना है, लीला का 3x है और शीला का 4x है, तो आपको 3x और 4x निकालना है। अब तुम x और y निकाल के मत आ जाओ, ये तो गलती हो जाएगी, ठीक है। x y उसका इनकम थोड़ी, 3x उसका इनकम, 4x उसका इनकम, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ऐसा करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब हम फिर से लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए 4 से, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो देखो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12x माइनस 4 से करो 20y इक्वल टू 4 से करो तो 15 चौका 60 और 3 जीरो और 3 से करो 12x माइनस 3 से 21y इक्वल टू, और ये 45,000 होने वाला है। आइए सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है, ये एक दूसरे को मार देगा और यहां से y की सीधी वैल्यू आ गई, सीधी वैल्यू आ गई तब।
15,000 आई गेस। अब इसका वैल्यू तुम 1 में रख दो, पुटिंग y इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में y को रखते हो तो कितना आएगा, 3 इंटू, अच्छा 3x ही रहने दो, और 15,000 में से इसको इधर करोगे तो प्लस 5y, और y का वैल्यू है इतना। ठीक है बाबू, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, इनको ऐड करो तो आई गेस 90,000 हो जाएगा। 15 और इधर 60, 15 25 75 और 15 90 होगी, और अपॉन 3, तो ये 3 बार में 1 2 3 4 0 खत्म। तो x की वैल्यू जो यहां से आई बाबू वो आ गया 30,000। ठीक है, तो 30,000 आंसर मत बोल देना, क्योंकि आंसर उसने क्या पूछा है, इनकम। तो देयरफॉर इनकम, किसका इनकम, शीला का, तो वो तो 3x के बराबर है। तो 3x कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वो हो गया, नहीं दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा है, तो अब हम यहां पे लिख देते हैं, फाइनल उत्तर हम यहां लिखने जा रहे हैं, इनकम ऑफ शीला, शीला की इनकम, शीला की जवानी नहीं इनकम। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया तुम्हारा रुपीस, बड़ा मजा आता है रुपीस लिखने में, कितना हो जाएगा 9,000,000 कितना हो गया भाई, इतना, 1 मिनट। तो शीला की इनकम हो गई 90,000, और इनकम ऑफ, अरे यार ये गलती तो नहीं लिखी, लीला का लिखना चाहता हूं, लीला, और शीला का इनकम हो जाएगा तुम्हारा रुपीस कितना, 4x है ना, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, वाह गजब इनकम है, कुछ सीखो। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान समझना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को, धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली। जैसे कि पहला बात इसमें कि मान लो अगर एक मैट्रिक्स है aij और दूसरा मैट्रिक्स है b इक्वल टू bij, तो पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि a और b एग्जिस्ट करे, ठीक है, a b एग्जिस्ट करे। अगर ऐसा है तो देखो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये m क्रॉस n है और ये p क्रॉस q है, अगर ऐसा है तो ab एग्जिस्ट कर भी सकता है और ab एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ab डज नॉट एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, ab एग्जिस्ट इफ n इक्वल टू p, ab एग्जिस्ट इफ n इक्वल टू p और n नॉट इक्वल टू p होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, इसका बाद वाला और इसका पहले वाला, देखो अगर ए बी निकालना है ना तो समझ लो बात को, तीसरी बात हम बता देते हैं। ए जो है इसको बोलते हैं प्री, ठीक है, प्री मल्टीप्लायर, ठीक है, प्री मल्टीप्लायर, और बी जो है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। जो पहले लिखा हुआ है वो प्री और जो बाद में लिखा हुआ पोस्ट। तो अब इसमें और भी बातें बताना है, तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप समझो कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हैं जब इसका ये पहले रो हो और फिर कॉलम हो, पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो सेम हो,
ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। ये भी नहीं समझ में आया होगा, तो मेरा इशारा देखो, ऐसे करो और ऐसे करना है। ये मल्टीप्लाई का तरीका है, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा देर बाद। अभी ये समझ में आया, मल्टीप्लाई करना हमेशा पॉसिबल नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि ए बी एग्जिस्ट करे तो बी ए भी एग्जिस्ट करे। 2 into 3 एग्जिस्ट करता है तो 3 into 2 भी एग्जिस्ट करता है, बट वो दोनों बराबर भी होता है। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो तो नोट में देखेंगे बाद में। पहले तो ये समझो कि मल्टीप्लाई किसको कर सकते हैं और कैसे करते हैं। किसको कर सकते हैं? जिसका n और p बराबर हो जाए, और किसको नहीं कर सकते हैं? जिसका n p बराबर ना हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम। अब इसको जब तक एग्जांपल से नहीं समझोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, पहले इसको नोट कीजिए। अब आइए इस एग्जांपल से हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसको पकड़ो और इसको घुमा के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ए बी एक नया मैट्रिसेस आ जाएगा। पहले तो देखते हैं इस दोनों को संभव है कि नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो पहले का ऑर्डर कितना है? पहले वाला ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। तो ये वाला इसके पहले वाले से बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो है इसका भी और 2 कॉलम। तो ये देखो बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ऐसे करो। तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ये पहला एलिमेंट्स लिखा गया ऐसे करके। ऐसे करके क्या मतलब था, समझ में? अब अगर तुमको इसको पकड़े रहो, अब यहां से लिखो, अब यहां पे लिखोगे ये बात। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे बताओ? -2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा एलिमेंट। अब इसको पकड़ो, अब फिर ऐसे करो। तो इसको अब यहां लिखोगे 3 1। तो 3 into 1 -2, 3 into 1 plus -2 into 2 plus 1 into 4। चमका। अब इसको पकड़े ही रहो और इससे कर दो और यहां लिख दो। तो 3 -2, 3 into -2 प्लस, इसको पकड़े हो -2 को अब 1 से करो मल्टीप्लाई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और 1 को -3 से करेंगे, 1 into -3। अब इसको पकड़ो और मल्टीप्लाई करो। तो -1 into 1 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 4। बच्चों की तरह बिल्कुल बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए। अब इसी को पकड़ो और दूसरे वाले से करो। तो -1 into -2 प्लस 0 into 1 प्लस 1 into -3। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको कैलकुलेट करो, जो आया ए बी होगा, जो आया ए बी होगा। अब देखो ये 2 हो गया, 2 4 और 12, 2 प्लस 2 प्लस 14, और ये कितना हो जाएगा 13 -4 प्लस 4 -1 प्लस 0 प्लस 4। अब यहां ये -4 प्लस 1 -9, यहां ये -6 -2 और -3, यहां ये -2 प्लस 0 -3। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो देख लेना यार, हो सकता है किसी से भी, ठीक है।